सोक्रेटिस। सोक्रेटिस एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर थे। एंड पावरफुल इन द सेंस कि नॉट उनके पास पॉलिटिकल पावर थी या कोई और जुडिशियल पावर थी और एनीथिंग, बट पावरफुल इन द सेंस कि यू नो सोक्रेटिस ने बहुत कुछ फिलोसफिकल थॉट को इन्फ्लुएंस करा है, ग्रीक फिलोसफिकल थॉट को। सो सोक्रेटिस जो है इज़ द मिथिक फादर एंड पेट्रन सेंट ऑफ फिलोसफी। तो मिथिक फादर का मतलब है कि ऐसे तो फादर एंड फाउंडर इज थेलीज, जो कि हु वाज द फर्स्ट फिलोसोफर, लेकिन मिथिकल फादर होने का मतलब कि वट एवर सोक्रेटिस हैज़ गिवन हैज़ हैड अ ह्यूज ह्यूज इम्पैक्ट। एंड सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, दीज थ्री आर मतलब सिंगल हैंडेडली ह्यूज एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स। एंड इनकी philosophies को आर read in political science also, as political theory also. So one answer to the question what is philosophy is what Socrates did and what he started. So इतने ज़्यादा वो influential थे कि कुछ लोगों का मानना है कि philosophy शुरू ही Socrates के साथ हुई, यानी कि philosophy मतलब कि जो Socrates ने किया, जिन्होंने इसकी शुरुआत की। तो Socrates जो है वो मिथिक रहे, यानी कि उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी जो स्टोरीज थी वो मिथिकल ही रही, क्योंकि उन्होंने खुद ने कुछ नहीं लिखा। तो मिथिकल रही क्योंकि उन्होंने खुद ने कुछ नहीं लिखा। जो भी हमें उनके बारे में पता चलता है, सोक्रेटिस के बारे में हमें पता चलता है, सोर्सेज से पता चलता है, वो सेकेंडरी सोर्सेज हैं। मान लीजिए प्लेटो ने लिखा, जेनोफोन ने लिखा, तो प्लेटो और जेनोफोन जो है वो सोक्रेटिस के टू बिगेस्ट सोर्सेज है हमारे पास। सोक्रेटिस की सबसे शुरुआती हमें इमेजेस एंड स्टोरीज आती है एंशियंट कॉम्प्लेक्स लिटरेरी वर्क से, जिसका एम था, वैल्यूज़ जो था, एम और वैल्यूज़ को पहचानना जानना इजी नहीं था। यानी कि सोक्रेटिस के वर्क्स जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्क्स में शामिल किए गए हैं। सोक्रेटिस हैड द ग्रेट गुड फॉर्च्यून दैट वन ऑफ हिज फॉलोअर्स प्लेटो। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि सोक्रेटिस जो है उनको फॉलो करते हुए बहुत सारे थे, बहुत सारे अलग अलग फिलोसोफर्स थे जिन्होंने सेमी सोक्रेटिक स्कूल्स की भी शुरुआत की। लेकिन प्लेटो सोक्रेटिस के सबसे बड़े डिसाइपल हम कह सकते हैं, सबसे इन्फ्लुएंस्ड डिसाइपल हम कह सकते हैं। एंड प्लेटो हिमसेल्फ वाज अ जीनियस, इसलिए प्लेटो बहुत ही मतलब प्लेटो वाज वेरी पॉपुलर ऑफ हिज टाइम्स। और प्लेटो के बारे में हमें बहुत कुछ इसलिए पता है क्योंकि ही हैज़ रिटन अ लॉट ऑफ वर्क्स और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है। तो कहीं ना कहीं प्लेटो के कारण सोक्रेटिस बहुत ज़्यादा फेमस एंड पॉपुलर हुए, क्योंकि सोक्रेटिस ने खुद ने कुछ नहीं लिखा। जो भी हमें पता चलता है वो ज़्यादातर हमें प्लेटो या जेनोफोन या बाकी कुछ छोटे मोटे फिलोसोफर, मतलब कुछ छोटे मोटे वर्क से हमें पता चलता है। अगर हम सोक्रेटिस की बात करें तो कुछ फैक्ट्स हैं, जो कि ही वॉज बॉर्न इन 469 BCE इन एथेंस। जब हम बात करते हैं कि वो 469 BCE में बॉर्न हुए थे, तो वी डोंट नो द एग्जैक्ट डेट ऑफ एनीथिंग। हम एक अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड निकाल रहे हैं कि ज़्यादातर सोर्सेज से कैलकुलेट करने के बाद 460 माने, लेकिन हम +5 +6 +7 प्लस अप टू 10 ईयर्स तक का मार्जिन हम आगे पीछे लेकर चल सकते हैं। एथेंस में वो बॉर्न हुए थे, वो मिडिल क्लास में बिलोंग करते थे। ही वॉज द सन ऑफ अ स्टोन्स मेसन। ओके, एक आर्ट वर्क, एक आर्टिस्ट के वो थे, खुद क्राफ्ट प्रैक्टिस करते थे। और एंड में एक्चुअली में हुआ ये कि ही वॉज सेंटेंस्ड बाय द एथेनियन जूरी, उनको पॉइजन देके उनको मार दिया गया था। तो सोक्रेटिस का करेज और एंड्योरेंस जो था वो बहुत लेजेंडरी हुआ। आपने स्टोरीज सुनी होगी कि सोक्रेटिस के पास मौका था कि जब ये सुनाया गया, ये जजमेंट दिया गया कि सोक्रेटिस को मार देना है, मतलब सोक्रेटिस विल बी किल्ड बाय गिविंग पॉइजन, हेमलॉक पॉइजन देके सोक्रेटिस को मार दिया जाएगा। तो इस जजमेंट से लेकर उनके डे ऑफ डेथ तक सोक्रेटिस हैड मेनी डेज इन बिटवीन, जब वो प्रिजन में थे। एंड ही कुड हैव इजीली एस्केप द प्रिजन, वो प्रिजन एस्केप करके कहीं और जा सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। सोक्रेटिस ने चूज़ किया कि ही वुड नॉट एस्केप द प्रिजन, और वो अपने पनिशमेंट को बिल्कुल प्रॉपरली एक्सेप्ट करेंगे। सो सोक्रेटिस ने 2 बार अथॉरिटीज़ को अपोज किया। एंड पहली बार जब उन्होंने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल ट्रायल को अपोज किया, ऐसा हुआ था कि एथेनियन आर्मी जीत गई थी, लेकिन उनके बहुत सारे बैटल्स उन्होंने लूज़ कर लिए थे, मतलब बहुत सारी वॉरशिप्स लूज़ कर ली थी, एंड ऑल ऑफ दैट जनरल्स ब्लेम किए गए थे। सो देयर वाज एन इंसिडेंट जहाँ पर उस एक ट्रायल को अनकॉन्स्टिट्यूशनली ट्राई करने की कोशिश की गई थी। तो वहाँ पर हालाँकि जो उस ट्रायल के अक्यूज़ थे, वो अक्यूज़ भी सही थे, उन्होंने सच में भी वो गलत काम किया था, लेकिन फिर भी उस ट्रायल के तरीका क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हो रहा था, तो सोक्रेटिस ने उसको रोकने की कोशिश की थी। सो देखिए, हम आपको इसमें बहुत ज़्यादा
डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है व्हाट हैपन व्हाट नॉट हैपन, क्योंकि ये फैक्ट्स जो है दीज आर नॉट आर मेन कंसर्न। ये सिर्फ हमारी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमें हमारे लिए इन फैक्ट्स को समझना या जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें एक बैकग्राउंड पता चले कि अगर एक फ़िलोसोफर एक फ़िलोसफी दे रहा है तो उसकी बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग क्या है, द रीज़न वाई दैट पर्सन इज सेइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये फैक्ट्स डू नॉट पर्टेन दैट मच, लेकिन स्टिल इट शुड बी नोन टू हैव अ जनरल आइडिया अबाउट द लाइफ ऑफ दैट फिलोसोफर, कैरेक्टर ऑफ दैट फिलोसोफर। तो सोक्रेटिस की जितनी भी कहानी है वो उसको बहुत इंटीग्रिटी दिखाते हुए बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब ऑनेस्ट थे, इंटीग्रिटी थी उनमें। और अगर वो मानते थे कि वो कोई चीज़ सही है तो वो वही सही चीज़ करते थे, चाहे उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो, चाहे उनको कितना भी पेन लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े। और अगर वो मानते थे कि कोई चीज़ गलत है तो नो मैटर उन्हें किसके अगेंस्ट आना पड़े, वो उस गलत को कभी नहीं करते थे। सो सोक्रेटिस जो है वो प्लेटो की अपोलॉजी में, प्लेटो ने अपना जो वर्क लिखा है अपोलॉजी में, उसके अकॉर्डिंग प्लेटो ने लिखा है कि सोक्रेटिस के पास एक डिवाइन साइन था, एक इनर वॉइस थी जिसे वो डीमन डेमोनियन करके बुलाते थे। तो जेनोफोन में द वॉइस नॉट ओनली वॉन्ट सॉक्रेटिस अवे फ्रॉम ऑक्शन बट ऑल्सो गिव्स पॉजिटिव एडवाइस। तो जेनोफोन और प्लेटो ने दोनों ने अपने वर्क्स में लिखा हुआ है कि सॉक्रेटिस एक तरीके से अपने एक इनर वॉइस से गाइडेड थे, कि उन डेमोनियन डायमोनियन करके एक इनर वॉइस उन्होंने नाम दिया था सॉक्रेटिस ने, कि मेरी इनर वॉइस है जो मुझे सही काम करने का बताती है, गलत काम से दूर भागने के बारे में बताती है। तो सोक्रेटिस जो है वो एक रैशनलिस्ट फिलोसोफर जो है एथेंस में जा के, और सही बात तो ये कि उनका कोई पर्टिकुलर स्कूल नहीं था, सोक्रेटिस का कोई पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ थॉट नहीं था। वो बस डेली अथेनियन मार्केट में जाते थे या किसी से भी जाके, एंड ही वुड स्टार्ट विथ उनकी कुछ भी एक डायलॉग एंड डिबेट एंड डिस्कशन वो स्टार्ट कर देते थे। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग सोक्रेटिस जो है वो, हाँ सॉरी, सो इरिफ्यूटेबल रीज़न और आर्ग्यूमेंट जो थे वो स्टैंडर्ड फॉर नॉलेज थे, वन मोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मीट। तो प्लेटो के पोर्ट्रेट के अकॉर्डिंग सोक्रेटिस के नॉट मीट इट ईदर, ही इज़ वाइज ओनली नोइंग हिज ओन इग्नोरेंस। तो सोक्रेटिस एक तरीके से बात ये थी कि वो सिर्फ खुद की इग्नोरेंस जानते थे, समझते थे। एंड देखिए बात ये की जा रही है कि जब बोलते हैं व्हाट वुड हैपन इज़, व्हाट वुड सोक्रेटिस डू इज़, वो मान लीजिए हर रोज़ बाज़ार जाते थे, किसी से भी अपना डिस्कशन स्टार्ट कर देते थे, एंड ही वुड स्टार्ट इन अ वे जहाँ पर वो ऐसा दिखाते थे कि ही नोज़ नथिंग अबाउट एनीथिंग। मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जांपल जैसे दिया हुआ है कि जस्टिस के ऊपर वो, या लॉ के ऊपर, या फ्रीडम के ऊपर किसी से भी उन्होंने एक डिस्कशन शुरू कर दिया। एंड शुरुआत में सोक्रेटिस ऐसा दिखाते थे या ऐसा कहते थे कि ही नोज़ नथिंग अबाउट जस्टिस, एंड जो भी आता है वो सामने वाले पर्सन को आता है और वो सामने वाला पर्सन सोक्रेटिस को बताएगा। तो वो सामने वाला पर्सन एकदम से ही फील्स हिमसेल्फ टू बी वेरी नॉलेजेबल एंड वेरी इंटेलिजेंट, और वो अपनी बताना शुरू कर देते हैं अबाउट द टॉपिक वट एवर थाट्स द पर्सन हैज़। एंड फिर बीच बीच में एज कमेंट्री सोक्रेटिस जो है वो क्वेश्चंस पोज करते थे, स्टेटमेंट्स देते थे, जो कि पूरे तरीके से उसकी फ़िलॉसफी को ये दिखा देता था कि जो सामने वाले पर्सन की इस टॉपिक के ऊपर लेकर फ़िलॉसफी वो कितनी शैलो है, कितनी सुपरफिशियल है, इतनी डीप नहीं है जितनी वो इंसान बता रहा था। सो सोक्रेटिस बहुत चीज़ों पे क्वेश्चन करता था, एथेनियन वैल्यूज़ पे क्वेश्चन करता था, रिलीजियस बिलीव्स पे, गॉड्स पे, सभी चीज़ों पे। और सोक्रेटिस के ऊपर बेसिकली यू नो 2-3 इल्ज़ाम लगाए गए थे। एक था कि वो यूथ को करप्ट करते थे, क्योंकि सोक्रेटिस को सुनने के लिए बहुत यूथ आते थे, बहुत ही यंग पीपल आते थे सोक्रेटिस को सुनने के लिए, और सोक्रेटिस फिर अपनी कोई भी बात बताता था। तो एक तो वो यूथ को करप्ट करने के ऊपर उनका इल्ज़ाम लगा था, दूसरा इल्ज़ाम लगा था कि अथेनियन गॉड्स को वो डिसमिस कर रहे थे, कि दे वर रिजेक्टिंग कि गॉड, अथेनियन गॉड्स जो है वो कैसे हो सकते हैं, ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो सोक्रेटिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस हमें आता है एरिस्टोफेन की क्लाउड्स है। क्लाउड्स इज अनदर वर्क बाय एरिस्टोफेन, सोक्रेटिक राइटिंग ऑफ प्लेटो एंड सोक्रेटिक राइटिंग्स ऑफ जीनोफोन। तो 3 सोर्सेज है, नॉट ओनली 2 बट 3 सोर्सेज हैं, जो है जीनोफोन। अब ये जो सोर्सेज हैं एरिस्टोफेन के, प्लेटो के, जेनोफोन के, ये बहुत अलग अलग पेंटिंग्स या फिर पोर्ट्रेट्स जो है, मतलब सोक्रेटिस को बहुत अलग अलग तरीक़ों से पोर्ट्रेट करते हैं। सो बट स्टिल हमें उनकी मेन सोक्रेटिस की जो फिलोसफी है दैट इज़ व्हाट टू बी इज़ आर कंसर्न। उसके अलावा देर आर सो मेनी फैक्ट्स, और बहुत सारी चीज़ें मिथिकल भी है, बहुत सारी चीज़ों को एग्जैजरेट करके भी बताया गया है।
So, Plato, many scholars believe that a reasonably faithful portrait of the historical Socrates and his philosophical views can be found in certainly early works of Plato. तो बहुत लोगों का मानना है कि एक बहुत रिलायबल सोर्स सोक्रेटिस का प्लेटो के वर्क्स में होगा कि प्लेटो ने जो कुछ सोक्रेटिस के बारे में लिखा है वो सोर्स काफ़ी रिलायबल है, या वो सोर्स काफ़ी इट्स प्रिटी गुड एंड रिलायबल, और उसमें बहुत कुछ पर्टेनिंग टू फैक्ट्स बातें की गई है. So Plato first began writing remembrances of his beloved master, but he matured. He began to put his own philosophical views into the mouth of Socrates. तो शुरुआत में तो प्लेटो ने वही लिखा जो सोक्रेटिस का कहना था, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी बातें भी सोक्रेटिस की बातों के साथ जोड़ना और कहना शुरू कर दिया. तो जो डायलॉग्स है जिनको सोक्रेटिक रादर देन मेच्योर प्लेटोनिक इंक्लूड मतलब कहा जाता है वो है अपोलॉजी, Carmides, Crito, Euthydemus, Euthipro, Gorgias, Hippias Major, Hippias Minor, Ion, Laches, Lysis, Menexenus, Protagoras, Republic, Book 1. तो this is the very same thing that is being talked about. तो बहुत सारे स्कॉलर्स का स्केप्टिकल व्यू भी है ऑफ द हिस्टोरिकल सोक्रेटिस इज इनसॉल्यूबल, क्योंकि स्केप्टिकल व्यू था द प्रॉब्लम ऑफ द हिस्टोरिकल सोक्रेटिस इज इनसॉल्यूबल, कि उसकी कैसे हिस्ट्री सोक्रेटिस की निकाली जाए इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर सोर्स जहाँ से हमें रिलायबल फैक्ट्स पता चले. हम एरिस्टोफेन्स के वर्क में देखेंगे तो सोक्रेटिस बहुत अलग तरीके से पेंटेड है. जेनोफोन के वर्क में देखेंगे तो सोक्रेटिस का बहुत अलग तरीके से पोर्ट्रेयल है. प्लेटो के वर्क में सोक्रेटिस का बहुत अलग तरीके से पोर्ट्रेयल है. तो सभी के वर्क्स में सोक्रेटिस का अलग पोर्ट्रेयल, और इसका रीज़न ये था कि अलग अलग फिलोसोफर जो है वो सोक्रेटिस के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसके साथ मतलब अराउज या इंस्पायर हुए थे. इस वजह से उन्होंने सोक्रेटिस के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर लिखा है, और कई लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट भी किया है. सो अब सोक्रेटिस के खुद की लाइफ टाइम से जो हमें उनके सोर्स मिलते हैं सोक्रेटिस के, वो है एरिस्टोफेन के क्लाउड्स में. तो एरिस्टोफेन्स की जो वर्क है क्लाउड्स, उसमें सोक्रेटिस को एक तरीके से प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल थिंकरी बताया गया कि ही इज़ द हेड ऑफ द स्कूल थिंकरी. और सोक्रेटिस के साथ साथ उनके स्टूडेंट्स भी पुअर है, अनवॉच्ड है. तो एक बात है कि सोक्रेटिस जो थे वो सोफिस्ट को बहुत ज़्यादा उन्होंने सोक्रेटिस ने रिजेक्ट किया या क्रिटिसाइज़ किया, बिकॉज सोफिस्ट जो थे ही वुड टेक मनी. द सोफिस्ट वुड टेक मनी. जो सोफिस्ट थे जिनके बारे में डिस्कशन वीडियो में किया गया है, यू नो प्रीवियस वीडियो में, तो सोफिस्ट वुड टेक मनी. तो सोक्रेटिस वुड क्रिटिसाइज दिस कि हाउ कैन यू सेल योर नॉलेज, हाउ कैन यू सेल योर विजडम, समथिंग लाइक दिस. सोक्रेटिस बहुत ही इनडिफरेंट से मैन थे. ही वॉज नॉट कंसर्नड विथ हाउ ही लुक्ड, कैसे वो कपड़े पहनते थे. तो सोक्रेटिस वॉज ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत मटीरियल वेल्थ थी कि वो पैसा लेते थे. वो बस किसी के भी साथ जाके डिबेट एंड डिस्कशन करने लग जाते थे. एंड देर आर सोर्सेज जो ये बता सकते हैं कि Socrates was नॉट वेरी गुड लुकिंग एट ऑल. ही हैड अ बिग नोज. वो बहुत ही गरीबों जैसे फटे पुराने से कपड़े पहनते थे, क्योंकि उसका रीज़न जो बहुत सोक्रेटिस के प्रेजर्स ने या अप्रिशिएटर्स ने बताया वो ये कि सोक्रेटिस इनडिफरेंट थे. लोग सोक्रेटिस के बारे में क्या सोचते थे, सोक्रेटिस से इसको फ़र्क नहीं पड़ता था. तो सोक्रेटिस का मेन एम था सिर्फ नॉलेज, सिर्फ वर्च्यू. तो सोक्रेटिस ने बहुत ही लेंथ में मतलब बहुत उसमें बताया है कि वर्च्यू इज़ दी ओनली थिंग जिसके साथ सोक्रेटिस कंसर्न्ड है. तो ही डिड नॉट केयर अबाउट लुक्स और एनी थिंग फॉर दैट मैटर. तो वो सिर्फ और सिर्फ लुक्स वगैरह पे ध्यान ना देते हुए उनका मेन एम लाइफ का यही था कि एक डिवाइन वॉइस उनके अंदर से आती थी जिसका नाम उन्होंने डायमोनियन दिया था. और यही जो डेमन या डायमॉन था, ये उन्हें इंस्ट्रक्ट करता था अबाउट गुड एक्शंस एंड बैड एक्शंस. तो एक डिवाइन वॉइस को सोक्रेटिस ने नाम दिया था. सो सोक्रेटिस जो है वो नेचुरल फिलोसफी पढ़ाते थे. एंड yeah, Socrates rejects the traditional gods of Greece, substituting the clouds or other personifications of nature as breath, air and chaos. तो Socrates के अकॉर्डिंग जितने भी ग्रीस के जो गॉड्स हैं वो सब दे आर नॉट गॉड्स एक्चुअली. उनकी जगह ये तो सिर्फ हवा है, सिर्फ प्लेन चीज़ें हैं, मतलब दे आर नॉट गॉड्स. तो सोक्रेटिस जो है वो ग्रीस के एंशियंट गॉड्स को रिजेक्ट करते थे. इस वजह से सोक्रेटिस का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था. एंड वो बहुत ओपनली एंड बहुत लार्ज स्केल में यूथ के साथ कन्वर्स करते थे. इस वजह से सोक्रेटिस के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि सोक्रेटिस वुड करप्ट द माइंड ऑफ द यूथ. सो
अब देखिए, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या शॉर्टकमिंग्स है। एरिस्टोफेन जो है वो सोक्रेटिस को एज अ नेचुरल फिलोसोफर पोर्ट्रे करता है, जबकि जीनोफोन का सोक्रेटिस जो है वो क्लेम करता है कि नॉलेज ऑफ हेवनली फिनोमेना इज़ इम्पॉसिबल। कि हाँ, एक बात और ये है कि सोक्रेटिस जो है वो ही वॉज नॉट रियली कंसर्न्ड विथ द नेचर। देखिए, हम जो देखते हैं, जो आयोनिक फिलोसोफर्स हैं, बहुत कुछ जो एलियाटिक फिलोसोफर्स हैं, पामेनाइड्स हो गया, थेलीज़ हो गया, एनाक्सिमेंडर हो गया, तो ये सब लोग जो थे ये नेचुरल फिलोसोफर्स थे। ये फिनोमेना ऑफ द यूनिवर्स, कॉस्मॉस, लाइफ, डेथ, इनके बारे में इनका बहुत डिस्कशन था। इनके बारे में इन्होंने एक्सटेंसिवली लिखा था। थेलीज़ ने जैसे बोला कि इट वाज द अर्थ वाज कंपोज्ड ऑफ वाटर, इट इज़ लाइक अ डिस्क दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। एनाक्सीमेंडर ने काफ़ी डिटेल में लिखा था हाउ वाज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, सन क्या है, स्टार क्या है, मून क्या है। तो सोक्रेटिस वाज नॉट समबडी जिसने इतने लेंथ में उसके ऊपर लिखा था एज यूनिवर्स एंड कॉस्मोस और अ नेचुरल फिनोमिना। ही रोट अबाउट द मैन, द टेंडेंसीज ऑफ द मैन। सोक्रेटिस का एम था टू नो द टेंडेंसी ऑफ मैन, टू नो कि मैन कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, या मैन की व्हाट इज़ द पोजिशन ऑफ मैन। तो वो चीज़ जो है वो कहीं न कहीं सोफ़िस्ट के साथ शुरू हुई थी, कि जो सोफ़िस्ट थे, उन्होंने ध्यान थोड़ा-सा नेचुरल फ़िलॉसफ़ी से लेकर टुवर्ड्स मैन एंड हिज़ राइट्स एंड हिज़ नॉलेज एंड एवरीथिंग की तरफ शिफ्ट किया था। तो सोक्रेटिस भी कहीं न कहीं उस ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए he didn't talk much about the universe and the cosmos and its happening, but he talked about the man, कि मैन कैसा है, उसके राइट्स क्या है, उसके थॉट्स क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है। सो तो ऐसा उसका रीज़न ये है कि वाई सोक्रेटिस डिडंट टॉक अबाउट द यूनिवर्स वाज क्योंकि उन्होंने कोशिश भी की ढूंढने की, बट ही कुड नॉट गेट एनी डेफिनेट आंसर। बहुत डिबेट, बहुत डिस्कशन के बाद उन्हें कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं मिल पाया। सो सोक्रेटिस का मानना ये था, उन्होंने ये कंक्लूड करा कि इनके बारे में हम कितना भी जान लें, कितना भी इनके बारे में यूनिवर्स एंड नेचुरल फिनोमेना के बारे में समझने की कोशिश कर ले, वी विल नेवर बी एबल टू रिजॉल्व इट, द इशू, द क्वेश्चंस ऑफ इट। तो वो क्वेश्चंस जो है वो अनआंसरेबल है, सो इट इज़ वर्थलेस टू टॉक अबाउट समथिंग जिसका हमें आंसर नहीं मिल सकता है। इसलिए ही shifted his philosophy from the natural philosophy and the universal cosmological philosophy towards the philosophy of man, and like rights and freedom and justice and virtue and knowledge and all of that stuff. So that is what is being talked about in Aristophanes. ये अब देखिए, when they're talking about the different personifications या different portrayals, जिस तरीके से प्लेटो ने, एरिस्टोफेन्स ने, जेनोफोन ने सोक्रेटिस का पोर्ट्रेयल किया था, उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि देर आर सो मेनी डिफरेंसेस। और प्लेटो में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि प्लेटो जो थे उन्होंने बहुत एग्जैजरेट करके सोक्रेटिस के बारे में बताया हुआ है। तो अब जैसे हमने एरिस्टोफेन्स का देखा, अब जो अपोलॉजी है सोक्रेटिस की, वो प्रेजेंट करती है सोक्रेटिस को एक उसमें, कि जब वो प्लेटो बताते हैं अपोलॉजी की, सो बेसिकली सोक्रेटिस इज एट हिज डिफेंस ट्रायल, जब सोक्रेटिस के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे थे, या उनके ऊपर उनका जजमेंट डिसाइड हो रहा था कि व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू सोक्रेटिस। उस टाइम पे प्लेटो की अपोलॉजी में वो सोक्रेटिस को पोर्ट्रे करते हैं कि सोक्रेटिस अपने डिफेंस ट्रायल में है। तो एक तरीके से सोक्रेटिस की स्पीच रहती है प्लेटो की अपोलॉजी में, और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीच है हिस्ट्री की, बहुत विविड, इंस्पायरिंग, साइकोलॉजिकली कन्विंसिंग है, जो कि सोक्रेटिस ने दी थी अपने डिफेंस ट्रायल में, अपने डिफेंस में, एट द ट्रायल, जब उनको ट्रायल किया जा रहा था, व्हेन ही वाज बीइंग ट्राइड फॉर डिफरेंट एक्यूजेशंस जो उनके अगेंस्ट लगे थे, कि आप माइंड, यूथ का माइंड करप्ट कर रहे हो, आप गॉड्स के अगेंस्ट जा रहे हो, आप रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट जा रहे हो। तो सोक्रेटिस है वो अपने अगेंस्ट थ्री चार्जेस को डिफेंड करता है, अपने आप को थ्री चार्जेस के अगेंस्ट डिफेंड करता है, that he is not wise but ignorant, that he is not study physics but rather ethics and politics, that his sole concern is not to win the argument but to discover the truth। तो सोक्रेटिस का कहना है कि वो अपने डिफेंस में तीन बातें कहते हैं, कि पहला, वो वाइज नहीं है, वो इग्नोरेंट है, बिकॉज ही डज नॉट हैव द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। सेकेंडली, दैट ही डज नॉट स्टडी फिजिक्स बट एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। एंड थर्डली, कि उनका मकसद ये नहीं होता है कि वो आर्ग्यूमेंट करें, उनका मकसद होता है कि आर्ग्यूमेंट को जीतना नहीं, बट ट्रूथ को डिस्कवर करना। तो जब वो जाके, मान लीजिए, डेली में जाके अप डाउन करके लोगों के साथ डिबेट या डिस्कशन चालू कर देते थे, तो बहुत केसेस में द नीडल वुड पॉइंट टूवर्ड्स सोक्रेटिस, कि सोक्रेटिस ज़्यादातर आर्ग्यूमेंट को विन करते हुए दिखते थे, कि आर्ग्यूमेंट जीतते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाले फिलोसोफर की शैलोनेस या फिर सुपरफिशियलनेस उनकी फ़िलोसफी में, उनकी थ्योरी में सामने निकल कर आ जाती थी।
लेकिन सोक्रेटिस का कहना था कि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आर्ग्यूमेंट जीत जाऊँ, मेरा मकसद है कि मैं ट्रूथ को डिस्कवर कर सकूँ। सो तो ज हम जैसे यही बात कि आप देख सकते हैं कि द प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स जैसे एनेक्सोगोरस, Xenophanes inquire into things in sky and below the earth. They were primarily cosmologists and physicists. Socrates redirected inquiry from the world of nature to the affairs of human beings. अब philosophia मतलब love for wisdom. Philo plus sophia, that is love for wisdom. So one can love wisdom and strive for it with love-struck obsessiveness without oneself being wise. तो pre-Socratic philosophers जैसे Parmenides थे, Heraclitus थे, they claim that they were already wise. जबकि Socrates ने ये claim नहीं किया था कि he was already wise. उन्होंने wisdom को, उन्होंने virtue को, उन्होंने knowledge को gain किया है. So सोक्रेटिस का कहना था कि मेरी लाइफ में डिवोट करूँगा टू द सर्च ऑफ विजडम। आई एम नॉट वाइज, आई डोंट नो एनीथिंग। अब मैं सर्च करूँगा अपनी लाइफ में, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आई गेट टू द करेक्ट फॉर्म ऑफ विजडम। सोक्रेटिस एक्सप्लेन करते हैं कि हिज लाइफ मिशन विद अ स्टोरी। हिज लाइफ लॉन्ग फ्रेंड कैरेफोन वेंट टू द डेल्फिक ओरेकल एंड आस्क्ड इफ एनीवन वाज वाइजर देन Socrates. The oracle replied that no one is. Socrates took this as a result. Socrates knew that he was not wise, yet the oracle does not lie. To test the results, Socrates went to those with a reputation for greater wisdom. So okay, this is again a story जो कि you can write and that is for you to read upon. There is nothing much to be understood here कि Socrates की philosophy यहाँ पे बहुत ज़्यादा included नहीं है, but the different portrayals कि किस तरीके से प्लेटो ने, एरिस्टोफेन्स ने, जेनोफोन ने सोक्रेटिस को पोर्ट्रे किया है. So that is what is of concern in these portions basically. So you can read these parts, you can pause the screen and read these. प्लीज़ डू रीड दीज, मतलब दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखिए, हाँ, तीन चार्जेस जो ऑफिशियल चार्जेस है. फर्स्ट, सोक्रेटिस इज गिल्टी ऑफ करप्टिंग द यंग, एंड सेकेंड ऑफ नॉट बिलीविंग इन द गॉड्स ऑफ सिटीज़ बट अदर न्यू डिविनिटीज़. सो यहाँ पर हमें ये दो देखने को मिलते हैं. Socrates responds to the religious charge by getting Meletus to restate not believing in the gods of the city as each other. Socrates is an atheist, that he believes in no god. Socrates then points out that he cannot both be an atheist and believe in other new divinities. तो एक उनके ऊपर चार्ज ये लगा था कि वो जो एग्जिस्टिंग गॉड्स हैं उनमें बिलीफ ना रख के अपने खुद के नए गॉड्स क्रिएट करें. तो सोक्रेटिस का कहना है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं गॉड्स में बिलीव नहीं कर रहा हूँ और खुद के नए गॉड्स क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब मैं अथीस्ट हूँ भी और नहीं भी हूँ. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. सो इस तरीके से तीन बेसिकली लोग थे जिन्होंने सोक्रेटिस को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था. एंड Socrates' critique of Greek religion had a dramatic impact on Western culture. It gave rise to philosophical theology and the gods or the god or gods of philosophers as opposed to the myth or the story. The task of Socratic philosophical theology can be stated thus, assuming that divinity exists and is good. तो सोक्रेटिस का कहना ये था कि जिस तरीके से ग्रीक्स ने गॉड को पोर्ट्रे किया था, जिस तरीके से ग्रीक्स ने गॉड को शो किया था, गॉड उस फॉर्म में नहीं है. डिविनिटी है, गुडनेस है, वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन नॉट इन द फॉर्म दैट ग्रीक्स हैड शोन. सो यहाँ पर अगेन दे टॉकिंग अबाउट द अदर चार्जेस दैट वर लेड अगेंस्ट सोक्रेटिस, विच आई रियली एडवाइस यू कि आप एक बार पढ़िए इफ़ स्टिल देयर इज़ डाउट, बिकॉज दिस इज़ अ सिंपल रीडिंग. इसमें बेसिकली मेरे समझाने का ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपके पढ़ने के लिए, आपके रीड करने के लिए, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ स्टोरी. ये बेसिकली सोक्रेटिस की फैक्ट्स को पर्टेन कर रहा है, उसकी लाइफ के फैक्ट्स को, वट एवर ही हैज़ सेड. सो यहाँ पर बात की जा रही कि कैसे सोक्रेटिस के अगेंस्ट चार्ज लगे थे एंड सोक्रेटिस ने कैसे उन चार्जेस को डिफेंड किया है. तो प्लेटो की जो अपॉलोजी है, विच इज़ अ वर्क, उसमें से सोक्रेटिस की हमें ग्रेटेस्ट स्पीच देखने को मिलती है. हमें दिखता है कि कैसे सोक्रेटिस अपने लगे अगेंस्ट चार्जेस को डिफेंड करते हैं, अपने आप को डिफेंड करते हैं. सो दिस इज़ वॉट इज़ बीइंग सेड. तो आई रियली यू नो आई रियली एडवाइस यू पॉज द स्क्रीन एंड रीड इट वंस. ये आपके एक बार रीड करने से समझ में आ जाएगा, बिकॉज दिस इज़ द स्टोरी ऑफ सोक्रेटिस एंड इसमें सोक्रेटिस अपनी कोई फिलोसफी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. सो दैट इज़ वाई एम गोइंग स्लो and I'm scrolling it little by little so that you can pause and read, because everything ये पूरी तरीके से उसमें इसी बारे में बात की गई है. एंड स्टिल इफ़ देर इज़ एनी डाउट प्लीज़ यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड लेट मी नो. मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स पढ़ने की कोशिश की है. जिन वीडियोस में मुझे कमेंट्स में प्रॉब्लम बताई गई है, जो वीडियोस मेरे व्यूअर्स को लगे कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे, मैंने वापस से उन वीडियोस को बनाकर पोस्ट किया है. सो आई वुड दैट वाई रिक्वेस्ट यू
दैट प्लीज़ एनी डाउट यू कैन ऑलवेज ऑलवेज कमेंट एंड लेट मी नो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ। अब हम बात करते हैं सॉक्रेटिक मेथड की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए सॉक्रेटिक मेथड जो था वो मेथड ऑफ रिफ्यूटेशन था। तो सॉक्रेटीज़ क्या करते थे, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सॉक्रेटिक मेथड वाज वेरी फेमस। एंड सॉक्रेटिक मेथड जो थी वो बेसिकली जिस भी इंसान के साथ सॉक्रेटीज डिबेट या डिस्कशन में लग जाता था वो उस इंसान को इरिटेट करके रख देता था। According to Plato's Apology, the purpose and value of Socratic refutation is negative and existential. The interlocutor's claim to wisdom is exposed as false. Platonic dialogues often show Socrates engaged in this sort of refutation. He will ask a general, what is courage? What is justice? Or self described religious, but what is piety? Plato's Socrates is almost never shown discussing immediately relevant practical questions, such as whether this statue is beautiful or whether this man's leaving the battlefield was cowardly. Confronted with questions of this sort, Plato's Socrates will make the issue abstract again. We cannot judge whether this statue is beautiful unless we know what beauty is. I myself do not know what beauty is, so tell me, what do you say beauty is? तो देखिए सबसे पहला स्टेप जो सॉक्रेटीज करता था वो एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट से आइडिया को पॉइंट करते थे। तो कभी भी सॉक्रेटी यानी अकॉर्डिंग टू, हम जो भी यहाँ पर बात करें ना सॉक्रेटीज के बारे में, दैट इज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सोर्सेज। हम कॉन्क्रीट नहीं कह सकते कि दिस वाज द एग्जैक्ट थिंग। तो प्लेटो की अपॉलोजी के अकॉर्डिंग सॉक्रेटिक मेथड क्या था, सॉक्रेटीज पहले शुरू करते थे एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से। तो वो डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर जो पनिशमेंट दी गई वो जस्टिफाइड थी कि नहीं थी। यहाँ पे जो अक्यूज था या जो ऑफेंडर था, वेदर ही वाज ही डिड रॉन्ग और ही डिड राइट, वेदर दिस स्टैचू इज ब्यूटीफुल और नॉट। तो वो इस तरीके से कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते थे। और मान लीजिए कभी डायरेक्ट क्वेश्चन उनके सामने आ भी जाते थे कि वेदर दिस स्टैचू इज़ ब्यूटीफुल और नॉट, तो वो वापस से उसको एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाते थे। दैट इस स्टैचू को ब्यूटीफुल बताने से पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ब्यूटी क्या है। पहले आप ये तो बताओ कि ब्यूटी क्या है। सब ये इस तरीके से सॉक्रेटीज थ्रो कर देते थे क्वेश्चन, और वो इस तरीके से दिखाते थे कि ही न्यू नथिंग। पूरी तरीके से वो इग्नोरेंट बन जाते थे कि उन्हें ब्यूटी या जस्टिस या जिस भी फिनोमेना के बारे में वो बात करें उनके बारे में सॉक्रेटीज को कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। सो जो इंटरलोक्यूटर है या फिर जो सामने वाला पर्सन है जिसके साथ वो ये डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं, ही वुड स्टार्ट बोस्टिंग ऑफ हिज नॉलेज। वो ऐसा दिखाने लगता है कि ही नोज एवरीथिंग, या उसके पास जो नॉलेज है ही इज़ इम्पार्टिंग नॉलेज ऑन टू सॉक्रेटीज, जैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता है। सो दे वुड स्टार्ट ऑन दिस नोट। ठीक है। नाउ सॉक्रेटीज विल आस्क आफ्टर द इंटरलोक्यूटर्स ऑफर्स अ डेफिनेशन। Socrates will ask a series of further questions which reveal that the definition is inadequate. Typically, the interlocutor will suggest a revised definition, and Socrates proceeds through a series of questions to show that this definition will not do either. फर्स्ट स्टेप हो गया एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन शुरू करना एंड शो करना कि ही नोज नथिंग। सेकेंड स्टेप में सोक्रेटिस वुड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस वन आफ्टर अनदर वन आफ्टर अनदर। तो अब एक बार जो इंटरलोक्यूटर या जो पर्सन है जिसके साथ जो डिस्कशन हो रहा है उसने मान लीजिए डेफिनेशन दे दी व्हाट ब्यूटी इज़, तो जो भी मान लीजिए उन्होंने ब्यूटी की डेफिनेशन दी, अब सोक्रेटिस क्वेश्चनिंग शुरू कर देता है। तो थ्रू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, एक के बाद एक के बाद एक वो क्वेश्चन पूछ कर क्या करते थे कि सोक्रेटीज़ जो थे वो क्वेश्चन पूछ पूछ के उस डेफिनेशन की इनएडिक्वेसी दिखा देते थे कि जो भी डेफिनेशन यहाँ पे उस पर्सन ने दी है अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक वो इनएडिक्वेट है, वो इनकम्प्लीट है, उसमें कंप्लीट चीज़ें नहीं है। तो वापस से जो डिबेटर या जो जिसके साथ डिस्कशन हो रहा है वो वापस से अपनी डेफिनेशन रिवाइज करके उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिया, अच्छा ये पॉइंट्स भी है, दिस इज़ द न्यू डेफिनेशन। देन अगेन सोक्रेटीज स्टार्ट्स विद क्वेश्चनिंग इट और वापस से उस डेफिनेशन में इनएडिक्वेसीज को निकालना शुरू कर देते थे। तो इसे इसका ग्रीक नाम था, इसको कहा जाता है मेथड ऑफ रेफ्यूटेशन, कि वो बार बार जो कुछ वो इंटरलोक्यूटर कहते थे उसको रिफ्यूट कर देते थे कि वट एवर हैज़ बीन सेड बाय हिम विल बी रिफ्यूटेड बाय सोक्रेटीज, के जो भी आप कह रहे हो ये तो गलत है या फिर ये इनकम्प्लीट है, दिस इज़ नॉट कम्प्लीट इन इटसेल्फ। तो इस रेफ्यूटेशन की प्रोसेस को ग्रीक में नाम दिया गया था एलेंकस, द प्रोसेस ऑफ एलेंकस या एलेंकस। तो सोक्रेटीज रिगार्ड्स द एलेंकस एज अ टच स्टोन फॉर विजडम और नॉलेज। तो सोक्रेटीज के लिए एलेंकस बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड थी ट्रू नॉलेज या ट्रू विजडम पाने की, क्योंकि आप जब ये मेथड ऑफ रेफ्यूटेशन में आते हो तो आप बेसिकली सभी उन चीज़ों को निगलेक्ट करते जा रहे हो जो उस एक पर्टिकुलर डिस्कशन में नहीं आनी चाहिए। सो यू आर लेफ्ट विथ ओनली व्हाट इज़ द कोर और द ट्रूथ ऑफ इट, ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। आप एक रिलीजियस एक्सपर्ट हो, आप बता सकते हो कि वर्ड पाइटीज, तो मतलब किसी के भी साथ सॉक्रेटीज शुरू हो जाते थे। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल मैन है या फिर कोई कोई भी इस तरीके से पॉलिटिसिस्ट है तो उसके साथ वो व्हाट इज़ जस्टिस, कोई रिलीजियस एक्सपर्ट के साथ कोई रिलीजन से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर लग जाते थे। मतलब समबडी विद इनफ नॉलेज ऑफ इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव इनफ नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक।
Socrates seems to think that experts in ordinary crafts satisfy this requirement, but we made out that a typical Athenian carpenter could successfully defend a definition of bed against Socratic attack. तो Socrates का कहना था कि इसके लिए कोई आपको पर्टिकुलर एक्सपर्ट बहुत नॉलेजेबल पर्सन होना ज़रूरी है। कोई भी एक क्राफ्ट्समैन जो किसी एक क्राफ्ट्स को प्रैक्टिस करता है, वो उस क्राफ्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को आंसर कर देना चाहिए। तो आफ्टर द पर्सन स्टार्ट्स विथ हिज और हर डेफिनेशन, सॉक्रेटीज अपने क्वेश्चनिंग के साथ, अपने रेफ्यूटेशन के मेथड्स के साथ शुरू कर जाते थे। सॉक्रेटीज इज नॉट डिस्टिंग्विश टेक्निकल वर्बल स्किल, इधर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट और रेटोरिकल persuasion from substantive knowledge of a subject matter. Socrates' interlocutors sometimes feel they have been refuted not because they lack expertise in the subject but by verbal trickery. Socrates would deny the distinction. तो कई बार जो लोग हैं जिसका सॉक्रेटीज जिनको डिनाई कर देता, रिफ्यूट कर देता, तो उनका मानना होता था कि देर इज़ नो प्रॉब्लम विथ आर नॉलेज, हमें उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, मतलब वर्बल ट्रिकरी बोल कर या वर्ड्स को घुमा फिरा के सॉक्रेटीज़ ने हमें ट्रिक किया है। सो ऑफ कोर्स सॉक्रेटीज़ वुड डिनाइड कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आई एम जस्ट सिंपली आस्किंग यू क्वेश्चंस एंड देन यू कीप आंसरिंग इट, और उस आंसर से हमें निकल जाता है कि यू डोंट हैव इनफ नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर मैटर, या आपकी जो डेफिनेशन है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इट इज़ नॉट इनफ और इट इज़ नॉट एडिक्वेट। सो ये प्रोसेस जो थी ये बहुत अनोइंग थी। जो भी सोक्रेटिस के साथ ये डिबेट या डिस्कशन करता था वो इतना अनॉय हो जाता था, एंड दैट इज़ वाई सोक्रेटिस हैड मेनी एनिमीज। So Socrates implies that one factor in his trial and conviction was widespread built-up annoyance at the way Socrates punctured pretensions. तो एक बात सोक्रेटिस का कहना था कि इतनी ज़्यादा मुझे ट्रायल के पुट करने पे और इतनी अनोयंस की भी एक कि मतलब उसका रीज़न एक ये भी था, ये मेरा सोक्रेटिक मेथड था जो जिसने बहुत लोगों को एनॉय किया था, बहुत लोगों को चिढ़ाया था, या बहुत लोगों को ये रियलाइज़ करवाया था कि वॉट एवर दे न्यू। अब आप इट इज़ फॉर श्योर, आप जाकर एक रिलीजियस एक्सपर्ट से एक रिलीजियस लाइन्स पे क्वेश्चन पूछोगे, और आप एक लेमैन होके, एक ऑर्डिनरी मैन होके अगर आप उनकी कमियों को निकाल देंगे, तो रिलीजियस मैन विल फील कि उनकी ईगो को, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हर्ट हुआ है। So that is what would happen. So Socrates' refutation could get under your skin. One rule of Socratic discussion was sincerity. Participants in the discussion should share assent only to what they really believe. तो Socrates conditions भी रखते थे कि पार्टिसिपेंट को सिर्फ वो ही बोलना चाहिए या उसी चीज़ में अग्री करना चाहिए जिसमें वो बिल्कुल कम्प्लीटली बिलीव रखता है। जिसमें उनका बिलीफ नहीं है उसमें उनको कभी भी कंसेंट नहीं करना चाहिए। मतलब वॉट एवर यू आर सेइंग, सिर्फ सुपरफिशियली नहीं बोलना है आपको। आप सच में अगर उस चीज़ में बिलीव रखते हो तो दैट इज़ वॉट यू हैव टू अग्री टू, नो मैटर वो कितना भी गलत हो, कितना भी सही हो, बट अगर आप उसमें बिलीव रखते हो तो दैट इज़ वॉट आपको जिसको अग्री करना है। और फिर जब सोक्रेटिस उस बात को रिफ्यूट कर देता था, तो वो कंप्लीटली दिखा देता था कि पर्सन जिस चीज़ में बिलीव रखता था वो पूरी तरीके से गलत है, तो ये पर्सन की कॉन्फिडेंस को, ईगो को कंप्लीटली शैटर कर देता था। इस वजह से सोक्रेटिस के बहुत सारे एनिमीज़ भी थे, सोक्रेटिस से बहुत लोग अनॉयड भी थे। Now, effect of Socratic refutation is especially important because Socrates did not merely converse with the prominent and powerful, he spent time in the marketplace with whoever happened by. तो Socrates सिर्फ पावरफुल लोगों के साथ या बहुत एक्सपर्ट्स के साथ ही नहीं, बल्कि किसी के भी साथ, चाहे वो ऑर्डिनरी मैन हो, चाहे कोई भी हो, मार्केट प्लेस में जाके उनको जो दिखता था, जिसके साथ वो चांस मिलता था, एंड ही वुड स्टार्ट विद द डिबेट एंड डिस्कशन. If you are a modest person and do not claim wisdom, a conversation with Socrates can reveal that your opinions about good and bad and how to live have no basis. In conversation with Socrates, your basic values, your whole way of life, your very self are on trial. तो आपके पूरे कोर इमोशंस, कोर बिलीव्स को ये जो सोक्रेटिस का रेफ्यूटेशन मेथड है, ये उसको बिल्कुल आपके कोर बिलीव्स को जाकर ये टच कर देता था, एंड इस वजह से एक तरीके से कई बार ये प्रूफ हो जाता था कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल, पूरी ज़िंदगी आपने जिस चीज़ में बिलीव करा है वो पूरी गलत है, आपकी पूरी थिंकिंग गलत है, और इस वजह से सोक्रेटिक मेथड का जो इफ़ेक्ट था वो बहुत ज़्यादा अनोइंग था, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग था. सो दिस इज़ वॉट द सोक्रेटिक मेथड वॉज. Yeah, the Socrates steers the conversation by searching for a definition and asks the conversation partner to give a definition. तो Socrates शुरू किससे करता था कि उन्हें डेफिनेशन चाहिए, वो डेफिनेशन के साथ शुरू होते थे, जब डेफिनेशन मिलती थी तो उसको क्वेश्चंस पूछ पूछ के रिफ्यूट कर देते थे कि वॉट एवर यू हैव सेड इज़ रॉन्ग, जो भी आपने डेफिनेशन दिया है वो गलत है, और इस तरीके से वो आगे बढ़ते थे. सो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी चीज़ का, एंड इट्स द सेम थिंग दैट इज़ बीइंग रिपीटेड. दैट इज़ नॉट मच टू ऐड टू इट. You can pause and read. Please do pause and read. It is very important. I am not explaining this because this is not explainable. इसको explain करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है.
इसलिए आई एम स्किपिंग दीज पार्ट्स बट आई एम शोइंग इट टू यू. मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँ सो दैट यू कैन पॉज एंड रीड इट. एंड इफ देर इज एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन in the comments and let me know. Moral psychology. One powerful and widespread interpretation of the ethics and moral psychology of Platonic Socrates holds as Socrates is a psychological egoist. He believes that the ultimate end of all our actions is our own good. This makes him also an intellectualist. Everyone always does what seems best for himself. Socrates' intellectualism leads him to deny weakness of will. No one ever does wrong willingly. Virtue is the art of living a good life, that is, promoting and securing one's own good. Since no one acts against his better judgments, the ability to reliably recognize what is good and what is bad suffices to be able to choose the good and reject the bad. तो सोक्रेटिस का मानना था कि अगर किसी भी इंसान के पास नॉलेज है, किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ के बारे में पता है, तो वो चाह कर भी गलत कर ही नहीं सकता. वो सही ही करेगा. और अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो वो अनइंटेंशनली गलत करे, क्योंकि उसे सही या गलत के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं पता है. सोक्रेटिस का मानना ऐसा था. इसके भी ऑफ कोर्स अपने अपने क्रिटिक्स है कि बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किए कि बहुत इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि इंसान को पता था कि वो गलत कर रहा है, उसके बाद भी जानबूझ कर गलत कर रहा था. तो सोक्रेटिस का इस पे आगे उन्होंने फर्दर डेवलप करते हुए यही बात की है कि एक इंसान जिसको सही या गलत की नॉलेज है, उसके बाद वो गलत कर रहा है. मान लीजिए वो इंसान ए है और दूसरा इंसान बी जिसे उस सही गलत की नॉलेज नहीं है और उसके बाद वो गलत कर रहा है, वो इंसान बी. तो सोक्रेटिस का कहना था कि वो ए जानबूझकर गलत करते हुए भी बी से बेटर थे, क्योंकि एटलीस्ट उसके पास नॉलेज है, उसके पास ऑप्शन है, उसको रियलाइजेशन है व्हाट गुड एंड बैड इज. जो बी है उसको तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो कम्प्लीटली इग्नोरेंट है ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड बैड. इसीलिए जो इंटेंशनली बैड कर रहा है दैट पर्सन इज स्टिल इन अ बेटर पोजिशन दैट द पर्सन जो अनइंटेंशनली रॉन्ग कर रहा है. So, Socrates assumes universal self interest, holds that all rational desire is for the good, but the good can be fulfilled in our different ways. तो सोक्रेटिस का कहना था कि जो भी कोई इंसान करता है वो खुद के गुड के लिए करता है, खुद के अपने डिज़ायर्स फुलफिल करने के लिए, खुद के अच्छे के लिए करता है. सो it's yes, that is what is being talked about here. And here there are a lot of there are a lot of according to me, many of the things are not really as for understanding. इस पोर्शन में जो हम अभी यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इनको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है. दीज आर सिंपली फैक्ट्स जिन्हें रीड करने की ज़रूरत है. सोक्रेटिस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सेंट्रल प्रिंसिपल था वर्च्यू इज़ नॉलेज. एंड इस वर्च्यू इज़ नॉलेज के प्रिंसिपल ने सबसे ज़्यादा हिस्ट्री ऑफ थॉट को इन्फ्लुएंस करा था, हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी को इन्फ्लुएंस करा था. इससे सोक्रेटिस ने बाकी चीज़ों के बारे में भी बहुत बातें करी, लेकिन ये जो इन्होंने वर्च्यू इज़ नॉलेज के बारे में बात की है वो स्पेशली ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था, क्योंकि जो सेमी सोक्रेटिक स्कूल्स थे आफ्टर सोक्रेटिस, वो इस वर्चुअस नॉलेज के ऊपर ही बेस्ड है कि वर्च्यू इज़ द सोल एंड ऑफ लाइफ. एंड फिर इसके बाद आगे जाके इन पे डिसएग्रीमेंट्स स्टार्ट होते हैं. सो वर्च्यू फॉर सोक्रेटिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये वर्च्यू जो था इट कुड बी लर्नड. ये नॉलेज ये वर्च्यू को हर कोई सीख सकता था, समझ सकता था. तो ये कोई इनहेरेंट या इनबिल्ट चीज़ नहीं थी. वर्च्यू को है सीखा जा सकता था और सीख कर अपनी लाइफ में फिर इम्प्लाई किया जा सकता था. सो दैट वाज अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस. नाउ द आयरनी ऑफ इट विच इज़ again refers to किस तरीके से इट इज़ अगेन रेफरिंग टू द इलेंकिस मेथड ऑफ सोक्रेटिस, कि कैसे सोक्रेटिस जब शुरुआत में डेफिनेशन के साथ शुरुआत करते थे अपने इलेंकिस मेथड में, तो वो कैसे आयरॉनिकली कंप्लीटली रिफ्यूट करते थे कि उन्हें किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो कंप्लीटली इग्नोरेंट है हर चीज़ के. सो दैट वुड बी वेरी डिसेप्टिव, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है, जो उनका कन्वर्जेशन पार्टनर है या डिबेटर है, वो फिर इस तरीके से अपनी डेफिनेशन देता था जैसे कि वो कुछ सिखा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सिखा रहा है, या ही नो दैट पर्सन नोज एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर मैटर. एंड फिर सोक्रेटिस जो है वो शुरू करता है अपनी क्वेश्चनिंग के साथ, जिसमें फिर बाहर निकल के आता है कि वो पर्सन को एक्चुअल में तो कुछ पता ही नहीं था. ही वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ एवरीथिंग. So that is what is ironical again. And a few extra points can be added. Now this about Xenophon is again कि Xenophon ने जिस तरीके से सोक्रेटिस को पोर्ट्रे किया है, जिस लाइट में सोक्रेटिस को प्रेजेंट किया है. ये सोक्रेटिस ने कोई बहुत न्यू कंस्ट्रक्शंस नहीं किए हैं या बहुत पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ थॉट नहीं था सोक्रेटिस का, बट ही वॉज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर.
जाकर रोज़ डिबेट एंड डिस्कशन करते थे। एंड सोक्रेटिस जो था, his main one of the main teachings was the ethical teaching of virtuous knowledge. कि virtue is very important for a good life and it is good and everything in that. So आपको सोक्रेटिस के और भी बहुत सारे डायलॉग्स दिख जाएंगे, मेनो के साथ डायलॉग्स दिख जाएंगे, सोक्रेटिस के बहुत लोगों के साथ, थ्रैसीमैकिस के साथ दिख जाएंगे कि सोक्रेटिस इज डिस्कसिंग विद देम एंड हाउ देन सोक्रेटिस इज um, trying to take out the shortcomings of the person's definition of it. सो अगर हम कंक्लूजन क्विकली देख ले, द फाउंडर ऑफ फिलोसफी, पैराडॉक्स, मिस्ट्री, इंस्पिरेशन, एवरीथिंग। पैराडॉक्स है, मिस्ट्री है, क्योंकि सोक्रेटिस के बारे में देर इज़ नो रिलायबल, देर इज़ नो कन्फर्म टीचिंग, एक हिस्टोरिकल फिगर है, एक मिथ है। रैशनल भी थे, डिवाउट भी थे, एथिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज की स्टैंडर्ड्स को उन्होंने बहुत हाई कर दिया है, लेकिन एट क्रूशल मोमेंट्स इज रिलीट ऑफ दिस इनकन्वीनियंस बाई द प्राइवेट ऑफ एन इनफेलिएबल डिविनिटी। सोक्रेटिस अपने उसको लेकर बहुत ही ट्रू थे, इंटीग्रिटी थी, मॉडेस्ट थे, ऑनेस्ट थे, राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिफरेंस, जो उन्हें राइट लगता था सिर्फ वही काम करते थे और जो रॉन्ग लगता था वो कभी नहीं करते थे। सो ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डिटर्मिनेट कैरेक्टर ऑल्सो। सो सोक्रेटिस से इंस्पायर्ड प्लेटो, जिन्होंने मेजरली सोक्रेटिस के बारे में लिखा है।